नमस्कार। तर्कस के इस कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग निबंध में साहित्यिक क्षेत्र पर चर्चा कर रहे थे। वहाँ हम लोगों ने साहित्य की एक अवधारणा समझी थी और ये देखा था कि साहित्य का उद्गम कहाँ से होता है, साहित्य है क्या, साहित्य का स्वरूप क्या है और हम आप साहित्य को किस रूप में समझें। आज उसी क्रम में एक दो निबंध जो आगे बनते हैं उनकी चर्चा हम आप करेंगे। एक निबंध जो सबसे महत्वपूर्ण इस संदर्भ में पूछा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है या साहित्य समाज का प्रतिबिंब है। ठीक है, तो हम आप थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि समाज क्या है, उसकी एक मोटी मोटी अवधारणा वो हमारे दिमाग में होनी चाहिए। अगर हम आप समाज को परिभाषित करें तो एक कॉन्सेप्ट हम अपने दिमाग में बना लें कि समाज वास्तव में जो हमारा आपका तात्पर्य होता है वह एक मानव समूह से होता है। समाज का जो एक प्रथम दृष्टया स्वरूप हमारे सामने आता है वह मानव समूह के रूप में होता है, लेकिन यह समूह अनायास नहीं खड़ा होता है, बल्कि यह समूह कुछ क्रियाकलापों के आधार पर, सामूहिक विनिमय के आधार पर खड़ा होता है। यानी जब समूह में बहुत सारे मनुष्य हैं तो वह आपस में विनिमय करते हैं और विनिमय पूर्ण सामाजिक संबंधों के आधार पर या विनिमय पूर्ण संबंधों के आधार पर ही वे पूरी तरह से समूहबद्ध होते हैं। तो यानी यह जो मानव समूह है इसमें वास्तव में विनिमय पूर्ण संबंध महत्वपूर्ण होते हैं। विनिमय का शाब्दिक अर्थ है लेन देन, यानी मनुष्य एक से कुछ न कुछ लेता है और उसको कुछ न कुछ देता है। ये भाव हो सकता है, विचार हो सकता है, परंपरा हो सकती है, विश्वास हो सकता है, मूल्य हो सकता है, धन हो सकता है, जमीन हो सकती है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। यानी भौतिक भी चीज़ें और मानसिक भी चीज़ें, उसका लेन देन, उसका व्यवहार, ये विनिमय का व्यवहार ही एक संबंध निर्मित करता है और मानव इसी के आधार पर समूहबद्ध होता है। मोटे तौर पर इसके दो पक्ष होते हैं। एक भौतिक पक्ष होता है इन संबंधों का। भौतिक पक्ष में हम आप देखते हैं कि जो ऐसी चीज़ें हैं जैसे किसी का जमीन हो जाए, किसी का मकान हो जाए, ठीक है, या अन्य कोई ऐसा द्रव्य हो जाए, अन्य ऐसा धन हो जाए, तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं वह वास्तव में भौतिक रूप से लेन देन पर टिकी होती हैं। दूसरी चीज़ें जो होती हैं वह मानसिक स्तर पर होती हैं और इन मानसिक स्तर वाली चीज़ों में जब समाज निर्मित होता है तो यह उसका सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है। क्योंकि जो भौतिक चीज़ें हैं ये तो समय के साथ नष्ट हो सकती हैं, क्षणिक हो सकती हैं, इनका प्रभाव अस्थायी हो सकता है, लेकिन यह जो इसका मानसिक या मनोवैज्ञानिक पक्ष है इसके उद्गम में भी समय लगता है और इसका निस्तारण भी या इसका शमन भी वो काफ़ी लंबे टाइम में होता है। इसमें मुख्यतः क्या चीज़ें होती हैं, इसमें किसी समाज का मूल्य है, किसी समाज का विश्वास है, किसी समाज के धर्म है, किसी समाज की परंपरा है, किसी समाज का जो रीति रिवाज होता है वह इसके भीतर सन्निहित होता है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि एक समाज के जो संस्कार हैं, जो परंपराएं हैं, जो मूल्य, रीति रिवाज, विश्वास, मान्यताएं इत्यादि हैं, ये सब उस समाज के व्यक्तियों के मानसिक पक्ष होते हैं। एक बड़ा समूह यानी मनुष्य का एक बड़ा समूह जब इन परंपराओं, इन सिद्धांतों के आधार पर एक दूसरे से अंतर्गुथित होकर और सहचरणपूर्ण क्रियाकलापों के आधार पर अपनी गतिविधियों को संचालित करता है, तब वास्तव में वह एक ऐसे समूह में आबद्ध हो जाता है जिसे हम आप समाज कह सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भारत का समाज है, हिंदू समाज है, मुस्लिम समाज है या यूरोप का समाज है। अब किसी एक समाज को अगर आप उठाएंगे तो उनमें कुछ साझेपन का उदाहरण आप चिन्हित कर सकते हैं, जैसे साझे विश्वास, साझी परंपराएं, साझी मान्यताएं, साझे मूल्य। इस प्रकार का साझा क्रियाकलाप वही वास्तव में उनके मध्य एक सूत्र पैदा करता है और उस सूत्र के आधार पर, उस विश्वास के आधार पर, जैसे जम्मू का भी आदमी मानेगा
कि मैं भारत का नागरिक हूँ, यह उसका विश्वास है। वो भी मानेगा कि भारत माता से उसका अगाध लगाव है। यही बात गुजरात का व्यक्ति, यही बात असम का व्यक्ति, यही बात कन्याकुमारी का व्यक्ति। हो सकता है कि उनके रहन सहन, उनके भौतिक पक्ष में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाए, लेकिन फिर भी विश्वास, मूल्य, मान्यताएं वो एक सी होंगी। अगर सत्य का एक मूल्य है तो उस पर जम्मू का भी व्यक्ति विश्वास करेगा, उस पर मध्य प्रदेश का भी करेगा, उस पर कन्याकुमारी का भी करेगा। ईमानदारी के मूल्य पर गुजरात का भी व्यक्ति टिका रहेगा, महाराष्ट्र का भी व्यक्ति टिका रहेगा, असम का भी व्यक्ति टिका रहेगा। तो यानी कहीं न कहीं एक साझी विरासत इन मूल्यों विश्वासों की उनके बीच में पैदा होती है और समाज उसी पर पूरी तरीके से संचालित होता है। तो समाज का निर्माण कैसे होता है, समाज कैसे अस्तित्व में आता है, आप कभी अगर समय मिले तो आप इस चीज़ को और डिटेल में जाइए और डिटेल में उसका अध्ययन करिए। लेकिन एक मोटी आउटलाइन आप अपने दिमाग में इस तरीके से रखिए, यानी केवल भूगोल के आधार पर एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में लोग रहने लगें तभी समाज का निर्माण नहीं होगा। वहाँ पर भी सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाएगा कि उनके बीच ये साझे क्रियाकलाप जितने हैं ये कितनी मात्रा में हैं, कितनी गहराई के साथ हैं और कितने लोग उसमें अंतर्गुथित होकर इस प्रकार से विनिमयपूर्ण संबंधों के आधार पर संचालित होते हैं। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब समाज में जो ये चीज़ें चलती हैं जैसे मूल्य, विश्वास, परंपरा, ये विजुअल तो है नहीं, ये सारी चीज़ें हमको परोक्ष रूप से ही समझ में आएंगी। इनका प्रत्यक्ष हम अपने इनको देख सकते हैं, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर या चल रहे क्रियाकलापों के आधार पर इसे समझ सकते हैं। चूंकि समाज एक परिवर्तनशील इकाई है, समय के साथ उसकी गतिविधियां कहीं न कहीं निक्षेपित होती रहती हैं। ऐसे में उस समाज की गतिविधियों को अपने भीतर संजो ले। जैसे आज आप देखते होंगे कि आज के दिन आज आपने बहुत अच्छा कपड़ा पहना और आपको लग रहा है कि नहीं, आप काफ़ी स्मार्ट, काफ़ी हैंडसम लग रहे हैं, तो ये चीज़ अस्थायी तो रहेगी नहीं। कल आप इसी रूप में तो रहेंगे नहीं, सुबह जैसे हैं शाम को उसी रूप में रहेंगे नहीं। तब आप क्या करते हैं, अपने मोबाइल से या किसी कैमरे से आप एक फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। वो फोटो उस परिदृश्य को अपने भीतर संजो लेता है, फिर वो आपके लिए एक स्मृति बन जाता है और आप उसे बार बार देखकर उस कालखंड की चीज़ों को समझ सकते हैं, उस कालखंड की चीज़ों को पहचान सकते हैं। तो चूंकि समाज परिवर्तनशील है, तो समाज में यह कार्य कि उसकी स्मृतियों को संचित कर ले, उसके इस प्रकार के स्वरूप को अपने भीतर आबद्ध कर ले, ऐसी क्षमता किसमें है? तो इसी समाज से जुड़ा हुआ कोई एक रचनाकार होता है जो साहित्य की सृष्टि करके, साहित्य का सृजन करके अपने भीतर उस तत्कालीन समाज में चल रही गतिविधियों को, सामाजिक परिदृश्यों को, वो इनमें से किसी भी प्रकार का परिदृश्य हो सकता है, किसी मूल्य की स्थापना से, किसी विश्वास से, किसी धर्म से, किसी परंपरा से या किसी उसके भौतिक पक्ष से जो कुछ जुड़ा हुआ होता है, साहित्य उसको अपने भीतर आबद्ध कर लेता है और फिर वह कालखंड तो बीत जाता है, लेकिन साहित्य की स्मृति में वह चीजें पड़ी रहती हैं। तो अब हमें इसी आधार पर यह साहित्य और समाज का जो संबंध डेवलप हुआ कि सामाजिक प्रवृत्तियों को साहित्य अपने भीतर आबद्ध कर लेता है, संचित कर लेता है, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर ये दो टॉपिक बनते हैं कि दर्पण है कि प्रतिबिंब है। यानी जिन स्मृतियों को वह संचित करता है वह हमें किस रूप में दिखाई देती हैं, वहाँ साहित्य का व्यवहार दर्पण की भांति है या उसका व्यवहार प्रतिबिंब की भांति है। इस कॉन्सेप्ट को हमें क्लियर करना होगा। तो अब आप ये बात ध्यान रखिए कि समाज क्या है और किस आधार पर निर्मित होता है और इस पैटर्न के आधार पर साहित्य का उससे जुड़ाव कहाँ पर होता है। अब यह जो जुड़ाव होता है दोनों के बीच, यह जो संबंध निर्मित हुए, इसी संबंधों को हमें देखना है कि यह संबंध दर्पण की भांति व्यवहार कर रहे हैं या यह संबंध प्रतिबिंब की भांति व्यवहार कर रहे हैं। तो अब इसके लिए सबसे पहले आवश्यक होगा कि दर्पण का व्यवहार क्या है हम उसे समझें और प्रतिबिंब का व्यवहार क्या है हम उसे समझें। फिर इसके बाद हम ये देखें कि ये जो संबंध बन रहा है जिसका आपको अध्ययन करना है, ये कितना टैली दर्पण से कर रहा है और कितना टैली प्रतिबिंब से कर रहा है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ जाएं, तब आपसे अगर कोई पूछे कि साहित्य समाज का दर्पण है, आप इसे बताइए, तो फिर यहाँ पर इसके और इसके व्यवहार के समानार्थी बिंदुओं को ही आप अपना पॉइंट बनाते हुए और उसको डिस्कस कर सकते हैं कि इन चीज़ों को नोटिस किया जाए तो साहित्य समाज का दर्पण है। और अगर वह पूछ ले कि साहित्य समाज का प्रतिबिंब है, तो फिर वही बात करना होगा
कि इन संबंध और प्रतिबिंब के व्यवहार दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके इसको बताया जा सकता है। अगर पूछ लिया जाए कि साहित्य समाज का दर्पण नहीं बल्कि उसका प्रतिबिंब है, अगर ये सवाल आ जाए कि इन दोनों की तुलना करेंगे, तब हम क्या करेंगे? पहले इसकी तुलना करेंगे, फिर इसकी तुलना करेंगे, और फिर गुण दोष के आधार पर यह बताएंगे कि नहीं क्या कहा जाना ज्यादा उचित है। इन संबंधों का झुकाव इसकी तरफ जाता है या इन संबंधों का झुकाव इसकी तरफ जाता है। तो यानी कि निबंध का जो टॉपिक होता है वह एक विचारवान विषय होता है। आप ऐसा नहीं है कि उसको केवल रटकर ही लिख सकते हैं। आप इस प्रवृत्ति से थोड़ा सा बाहर निकलने का प्रयास करिए, अपने शब्द भंडार बढ़ाइए, अपनी समझ बढ़ाइए और इस अवधारणा को समझिए। नहीं तो रट कर लिखने की प्रवृत्ति वो आपको जीवन भर बैसाखी पर चलने के लिए विवश करेगी। तो बैसाखी का सहारा छोड़कर आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इस अवधारणा को भली भांति समझिए और दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके समझिए कि क्या पूछा गया है और हमें लाइन लेंथ सही रखते हुए क्या लिखना है। तो आइए अब हम जरा पहले इन दोनों को समझें कि दर्पण का व्यवहार क्या है और प्रतिबिंब का व्यवहार क्या है, फिर हम अगली चर्चा करते हैं। तो आप अपने सामान्य जीवन में सोचिए कि दर्पण क्या व्यवहार करता है, या आप अपने सामान्य जीवन में समझिए। हम 2-4 पॉइंट आपको बताते हैं। पहला काम ये करता है कि दर्पण अगर कहीं रख दिया जाए तो उसके सामने जो कुछ भी आएगा दर्पण उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता है। यानी पहली चीज कि किसी भी दृश्य के प्रति जो दर्पण में दिखाई देगा, दर्पण पूरे तरीके से अपरिवर्तित रहता है, वह उसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं करता है। और जब वह अपरिवर्तित रहेगा पूरी तरीके से, तब आप कह सकते हैं कि वह वास्तव में हूबहू, ठीक है, या अंग्रेजी का शब्द है एज इट इज, या फिर हिंदी का एक और शब्द है यथावत, जैसा है, ठीक है। तो यानी दर्पण की एक विशेषता यह है कि उसके सामने जो कुछ भी दृश्य आएगा उसमें वह रंच मात्र भी फेरबदल नहीं करता है। गोरा है तो गोरा दिखेगा, काला है काला दिखेगा, ऊंचा है ऊंचा दिखेगा, नीला लाल हरा पीला जैसे भी है। यानी अपने दृश्य जो है यह मूल रूप में ही दर्पण के भीतर प्रकट होगा, पूरी तरह से अपरिवर्तित होगा, हूबहू होगा, यथावत होगा, किसी भी प्रकार का परिवर्तन दर्पण स्वयं में नहीं करता है। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये आप क्लियर करिए। दूसरा विषय यहां पर देखिए कि दर्पण और क्या करता है। दर्पण दृश्यों का लघुरूपण करता है। यहां पर ध्यान रखिएगा, लघुरूपण करता है। लघुरूपण का मतलब ये होता है कि किसी बड़े दृश्य को छोटा करके दिखाना, ये वो करता है। क्यों? क्योंकि दर्पण का तो आकार सीमित है, दृश्य बहुत विशाल है, लेकिन दर्पण के भीतर यह क्षमता होती है कि अपने क्षमता के आधार पर वह व्यापक दृश्यों का, विशाल दृश्यों का, असीमित दृश्यों का वह अपने भीतर संयोजन कर लेता है। यहां ध्यान रखिए, जैसे जमीन पर आप दर्पण को उल्टा करके रख दीजिए तो आकाश कितना भी किलोमीटर ऊंचा क्यों ना हो, वो जो होगा वो दर्पण में दिखाई देगा। और जितना बड़ा दर्पण है वह अपने से बड़े दृश्य को अपने भीतर समाहित कर लेने की क्षमता रखता है। तो यहां हम ये देखते हैं कि दर्पण वास्तव में दृश्यों का लघुरूपण कर देता है। तीसरी चीज ये होती है कि दर्पण का जो व्यवहार होता है वह पूरी तरीके से वस्तुनिष्ठ व्यवहार होता है। यानी वह सापेक्षिक व्यवहार नहीं करता है कि दर्पण में कूड़ा दिखेगा या गंदगी दिखेगी तो वो उसका चित्रण नहीं करेगा, अच्छा दिखेगा तभी चित्रण करेगा। आप दर्पण को सामने लेकर जाइए तो नाली के सामने लेकर जाएंगे, जैसी नाली होगी, जैसी गंदगी होगी वो दिखाई देगी। अगर किसी उद्यान में किसी पुष्प वाटिका के समक्ष ले जाएंगे तो वहां पर वो दिखाई देगी। यानी उसका व्यवहार जो होगा वह वस्तुनिष्ठ व्यवहार होगा। लेकिन एक इसके साथ वस्तुनिष्ठता के साथ और बड़ी चीज जुड़ी होगी। वस्तुनिष्ठ का मतलब कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा हुआ है, एज इट इज या हूबहू से ही जुड़ा हुआ है, बिना किसी फेरबदल के, जो है यथावत, यानी एग्जैक्ट पॉइंट के साथ सत्य। तो यह सत्य के इतना निकट होगा कि जो जैसा होगा उसे ही दिखा देगा अपने वस्तुनिष्ठ व्यवहार के आधार पर। लेकिन यहां पर दर्पण की एक वीकनेस भी होती है, वो भी जरा आप ध्यान दीजिए। क्या? कि दर्पण फूल तो दिखा सकता है लेकिन फूल की महक नहीं दिखा सकता है।
अगर भौतिक रूप से आप किसी पुष्प वाटिका में जाएं तो आप उसकी सुगंध को महसूस कर सकते हैं। आप अगर किसी गंदे तालाब के निकट जाएं, गंदी नाली के निकट जाएं, तो आप उसकी दुर्गंध को महसूस कर सकते हैं। लेकिन दर्पण वह दिखा तो सकता है लेकिन संवेदनात्मक स्तर पर शून्य होता है। यहाँ पर ध्यान रखिए कि दर्पण जो है वह संवेदना के स्तर पर शून्य होता है। न वह फूल की महक दिखा सकता है और न गंदी नाली की बदबू दिखा सकता है। ये सामर्थ्य उसके भीतर नहीं है। तो एक दर्पण का जो हमें व्यवहार दिखाई देता है वह किस रूप में दिखाई देता है, जरा आप इसको देखिए। उसकी कुछ क्षमताएं हैं तो कहीं पर उसकी अक्षमता भी है। अक्षमता मुख्यतः इस विषय पर है कि वह संवेदना शून्य है, लेकिन उसकी क्षमताएं हैं कि विराट का संयोजन अपने लघु रूप में वह कर लेता है, लघुरूपण कर लेता है, पूरी ऑब्जेक्टिविटी के साथ करता है, वस्तुनिष्ठता के साथ करता है। दृश्यों को वह अपरिवर्तित रखता है, हूबहू यथावत रूप में वह उनका प्रदर्शन करता है। तो अगर किसी दर्पण का व्यवहार देखें, या आप रोज शीशा देखते होंगे, लेकिन हो सकता है कभी आपने ये बात ना सोची हो। अब जब अगली बार देखिएगा तो आप जरूर सोचिएगा। तो दर्पण इस तरीके का व्यवहार करता है। अब दूसरा पक्ष आते देखते हैं कि जो प्रतिबिंब है यह क्या व्यवहार करता है, जरा इसका विषय देखिए। प्रतिबिंब वास्तव में किसी दृश्य का हूबहू प्रकटन नहीं कर पाएगा, ये क्षमता उसकी नहीं। प्रतिबिंब का अर्थ होता है शैडो, अंग्रेजी का शब्द है शैडो, परछाई, छाया, ठीक है, इसी को हिंदी में प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब क्या करता है कि यह दृश्य को हूबहू या एज इट इज दर्पण की भांति नहीं दिखा पाता है, बल्कि यह क्या करता है, या उनका एक अक्ष मात्र ही दिखाता है। यानी उस दृश्य का एहसास तो होगा लेकिन यथावत उसका परिरक्षण नहीं होगा। जैसे कि अगर आप धूप में जाएं तो जो आपकी छाया बनेगी, मान लीजिए वह मनुष्य की छाया है, वह मनुष्य में भी एक व्यक्ति की है, एक स्त्री की है, एक वृक्ष की है, एक जानवर की है, ठीक है। तो यहाँ पर आप छाया देखकर ये अनुमान तो लगा सकते हैं कि ये आदमी की परछाई है, ये औरत की परछाई है। उसके पहनावा, शरीर ढांचे से थोड़ा बहुत आप अनुमान लगा सकते हैं। पेड़ है तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि यह वृक्ष है। इसी तरीके से कोई जानवर है, चौपाया है, तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि छोटा जानवर है कि बड़ा जानवर है। ये सब वहां पर देख सकता है। यानी दृश्यों का अक्ष तो आपको दिखाई दे सकता है, दृश्यों का एहसास तो हो सकता है, लेकिन दृश्य वास्तव में क्या है, पेड़ की पत्तियां हरी हैं कि पेड़ की पत्तियां पीली हैं, इसका चित्रण प्रतिबिंब में नहीं होगा। आदमी ने जो कपड़े पहने हैं उस कपड़े का रंग क्या है, इसका प्रदर्शन यहाँ पर नहीं होगा। जो जानवर है उसका रंग कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, इसका प्रदर्शन वहां पर नहीं हो पाएगा। तो यानी हम ये कहें कि वह दृश्यों को यथावत रूप में प्रकट करेगा तो यथावत रूप में प्रतिबिंब नहीं करेगा, वह मात्र दृश्यों का एक सीमांकन कर देता है, उनका एक अक्ष दिखा देता है, लेकिन हूबहू उनका प्रदर्शन नहीं कर पाता है। दूसरा, रही बात क्या वह दृश्यों का लघुरूपण करता है, तो ऐसा संभव नहीं है। प्रतिबिंब जो होता है वह लघुरूपण भी करता है और उनको व्यापक भी करता है। जैसे उदाहरण के लिए आप इस विषय को अच्छे समझिए कि किसी भी दृश्य का, यानी जितना वह है उससे कोई आवश्यक नहीं कि वो लघुरूपण करेगा। दर्पण तो सदैव उनको छोटा ही करके दिखाएगा, लेकिन जो प्रतिबिंब होगा वह छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, जब आप सुबह सूर्य निकल रहा हो, आप खड़े होंगे तो जो परछाई बनेगी वो आपकी लंबाई से ज़्यादा होगी, लेकिन दोपहर में जब आप खड़े होंगे तो आपकी लंबाई से आपकी परछाई कम होगी। तो यहाँ देखिए, सुबह आपके दृश्य का तो व्यापक रूप दिखाई दे रहा है और दोपहर में लघु रूप दिखाई दे रहा है। यानी यह सापेक्षिक है। पूरी तरीके से अगर हम कहें तो यह वस्तुनिष्ठ व्यवहार नहीं करता है, बल्कि यह व्यक्तिनिष्ठ व्यवहार करता है, या हम ये भी कह दें कि यह कालनिष्ठ व्यवहार करता है, ठीक है, समय सापेक्षिक, ठीक है। आप कह दें कि यह व्यक्ति सापेक्षिक या समय सापेक्षिक व्यवहार करता है। हो सकता है कभी कोई टाइम ऐसा हो जब मोटे आदमी की परछाई पतली बने या पतले आदमी की परछाई मोटी बने, एक आदमी की दो परछाई बन जाए। एक तरफ बिजली का बल्ब जल रहा है, एक तरफ कुछ और जल रहा है, तो एक ही व्यक्ति की दो परछाई अलग अलग दिशा में बन सकती है। यानी
जो इसका व्यवहार होगा वह वस्तुनिष्ठता के साथ नहीं होगा, व्यक्तिनिष्ठता या कालनिष्ठता के साथ होगा। रही बात संवेदना शून्य की, तो परछाई भी संवेदना शून्य होती है, वहां पर आप कोई इस तरीके की बात महसूस नहीं कर सकते हैं। तो मोस्टली जो आप व्यवहार देखिए कि दर्पण क्या है और प्रतिबिंब क्या है, और दोनों के व्यवहार में किन किन बिंदुओं पर अंतर है। अब आइए जरा साहित्य के साथ इन दोनों की एक तुलना कर ली जाए, देख लिया जाए कि साहित्य कहाँ कहाँ दर्पण से मिल रहा है, कहाँ कहाँ प्रतिबिंब से मिल रहा है और किसका पलड़ा भारी होता है। तो अब हम देखते हैं कि समाज के भीतर जो प्रवृत्तियां चल रही हैं वास्तव में साहित्य उन्हीं प्रवृत्तियों को दिखाएगा, लेकिन वह प्रवृत्तियां क्या एज इट इज होंगी जैसे यहाँ दर्पण का व्यवहार है? क्या समाज में जो दृश्य चल रहे हैं, जो देश काल परिस्थिति चल रही है, क्या वही हूबहू यहाँ पर दिखाई देगा? तो जाहिर सी बात है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसे मध्यकाल में आप देखेंगे कि सती प्रथा भी थी, जौहर प्रथा भी थी, बाल विवाह भी था, विधवाओं का नारकीय जीवन भी था, तमाम सारे आक्रमणों का शिकार भी महिलाएं थी, अस्पृश्यता भी थी, छुआछूत भी थी। ठीक है, ये सारी चीज वास्तव में कहीं न कहीं साहित्य में आना चाहिए। उस कालखंड का अगर साहित्य दर्पण है तो ये सारी चीजें उस कालखंड में आनी चाहिए। लेकिन उस काल का सबसे बड़ा ग्रंथ लिखा गया रामचरितमानस। रामचरितमानस में आप देखिए कि जौहर प्रथा भी उस कालखंड में थी, लेकिन उसका उल्लेख नहीं है। सती प्रथा का उल्लेख तो है, कहीं न कहीं उसके एक अवधारणा जो सीता ने अग्नि परीक्षा दी, कुछ विचारक उसको उससे जोड़ते हैं। हालांकि तकनीकी तौर पर वो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ विचारक उस अग्नि परीक्षा के माध्यम से उस कालखंड में चले रहे सतीत्व की जो परीक्षा थी वो सती प्रथा के रूप में दूसरी तरह थी, लेकिन सीता ने भी वास्तव में सतीत्व की ही परीक्षा दी थी। लेकिन वहां पर आप देखेंगे कि सती प्रथा या जौहर प्रथा या बाल विवाह, इनका हूबहू चित्रण क्या इसके भीतर हमको प्राप्त होता है? ऐसा एज इट इज दिखता है? नहीं दिखता है। लेकिन कुछ ऐसे ग्रंथ जरूर मिलेंगे जहां पर सती प्रथा का उल्लेख आपको मिलेगा। जैसे बाणभट्ट ने हर्षचरित में वहां पर सती प्रथा का उल्लेख किया, या अन्य कोई आप ग्रंथ ऐसा उठा लीजिए अमीर खुसरो की कई सारी रचनाओं में, तो वहां आपको सती प्रथा का उल्लेख मिल जाएगा। लेकिन एज इट इज जो दृश्य हमारे सामने आया उसी को साहित्य कोई कैमरा नहीं है या कोई दर्पण नहीं है कि वो उसका फोटो खींच लेगा और जो जैसा है वो वैसा ही दिखाई देगा। ये संभव नहीं है व्यवहारिक रूप से। साहित्य उनको समझकर, साहित्यकार उनको समझकर फिर अपनी तरीके से मॉडिफाई करके वो उसको लिख सकता है। इसलिए दृश्यों के चित्रण में वह साहित्य हूबहू नहीं दिखाता है, बल्कि उनकी जो वैल्यू होती है, उनका जो सेंस होता है, उनकी जो आउटलाइन होती है, उन्हीं का प्रदर्शन कर पाता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और है कि चूंकि साहित्यकार के जिम्मे वो किसी घटना परिघटना को केवल दिखाना ही नहीं होता है, किसी घटना परिघटना को दिखाने के पीछे साहित्यकार का यह आशय होता है कि समाज अपनी गलतियों को समझ सके, उससे कुछ सीख सके, उससे आगे बढ़ सके। जैसे तुलसी ने राम को लिखा, व्यास ने कृष्ण का, अर्जुन का, दुर्योधन का चित्र दिखाया, तो इसलिए नहीं दिखाया कि उस कालखंड में थे, दिखाया और बात खत्म हो गई। मैंने आपको कहा था कि साहित्य वह अस्थायी ढंग से प्रवृत्तियों का निर्माण करता है। राम रावण के रूप में हो सकता है कि जैसा तुलसी ने रावण को बताया वो ऐसा ना रहा हो, जैसा उन्होंने राम को बताया है राम उससे कम या अधिक रहे हों, यह भी संभव हो सकता है। लेकिन फिर भी तुलसी का उद्देश्य उसके बहाने समाज के सामने एक आइडियोलॉजी प्रस्तुत करना था। तो जब आइडियोलॉजी प्रस्तुत करना था तब दृश्यों का हूबहू चित्रण करना संभव नहीं है, बल्कि उनको मॉडिफाई रूप में ही साहित्यकार हमारे आपके सामने रखता है। तो जब वह मॉडिफाई रूप में रखेगा, उसका अपना दृष्टिकोण भी, अपने उसके मन की भाव भी उन दृश्यों में शामिल हो जाएंगे, तब हूबहू चित्रण ना करके वह केवल उनका अक्स या एहसास या उनका सीमांकन ही कर पाएगा। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू पर हम देखें तो साहित्य समाज का दर्पण नहीं दिखाई देता है, बल्कि प्रतिबिंब दिखाई देता है। क्योंकि साहित्य में प्रकट हुई चीजें या साहित्यकार द्वारा बताई गई चीजें वो हूबहू या एज इट इज व्यवहारिक रूप में संभव नहीं है, बल्कि वह कैसी हैं, वह वास्तव में या दृश्य या उनके अक्स के रूप में ही दिखाई देती हैं। अब जैसे मैंने आपको परछाई वाला उदाहरण दिया कि सुबह परछाई लंबी भी हो सकती है और दोपहर में परछाई छोटी भी हो सकती है। तो ये संभव है
कि किसी ग्रंथ में किसी घटना को बढ़ा चढ़ाकर कह दिया गया हो, यह साहित्यकार का अपना सेंस है, और किसी घटना में किसी चीज को छोटा भी कह दिया गया हो। जैसे अब पृथ्वीराज चौहान के संदर्भ में 4 लाइनें मिलती हैं कि मोहम्मद गौरी का वध उन्होंने क्या किया। अब उसके पूरा तात्विक प्रमाण क्या है, उसके अन्य प्रमाण क्या है, वो तो ये भी कहते हैं कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी की अधीनता स्वीकार करके कुछ समय तक शासन किया था। लेकिन अब एक जगह उनके शब्द भेदी बाण मारने की क्षमता को लेकर और मोहम्मद गौरी के वध को लेकर एक अवधारणा भी कहीं न कहीं साहित्य में आ गई। यानी उसके पीछे साहित्यकार का उद्देश्य पृथ्वीराज की वीरता को समाज में बढ़ा चढ़ाकर दिखाना रहा होगा। वो कहता है 4 बांस 24 गज, अष्टअंगुल प्रमाण, ताहू पर सुल्तान है मत चूको चौहान। लेकिन सुल्तान मोहम्मद गौरी की मृत्यु कहाँ हुई थी, वो इतिहास तथ्य है, वो एक अलग विषय है। इसी तरीके से हो सकता है जैसे विंसेंट स्मिथ की पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ द इंडिया। अब उसमें आप देखेंगे कि पुस्तक के 2/3 भाग में सिकंदर के आक्रमण को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया, जबकि उस समकालीन भारतीय जितने भी साहित्यकार थे, जितने भी लेखक थे, उनकी रचनाओं में कहीं सिकंदर के आक्रमण का बहुत विधिवत उल्लेख ही नहीं हुआ है। तो यह साहित्यकार पर भी निर्भर करता है कि उसकी आइडियोलॉजी क्या है, वह किस दृश्य के आधार पर क्या प्रकट करना चाहता है, तो दृश्यों को वह छोटा बड़ा भी कर लेता है। तो ऐसे में न्यायोचित यही होगा कि आप साहित्य को समाज का यह पॉइंट पर दर्पण ना मानकर इस पॉइंट पर आप उसको प्रतिबिंब माने। दूसरा कि दृश्यों का सदैव क्या लघुरूपण ही होगा, बिल्कुल ये संभव है, क्योंकि साहित्यकार तो एक छोटा व्यक्ति है। उसकी रचना होगी तो 10, 20, 50, 100, 200 पृष्ठों की होगी, लेकिन वह किस कालखंड पर लिखता है, वह अपने समय के एक व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, एक व्यापक आबादी को अपना लक्ष्य बनाता है। एक व्यक्ति का जीवन आप कभी उठाएं और प्रेमचंद की कोई कहानी पढ़ें या रामधारी सिंह दिनकर का कोई पात्र पढ़ें। अब आप रश्मिरथी का उदाहरण उठाइए कि रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मिरथी में पूरे महाभारत के प्रसंग को, कर्ण कृष्ण संवाद को, कर्ण कुंती संवाद को, दुर्योधन की सभा में जो भगवान का व्यवहार था, उस पूरे प्रसंग को उन्होंने चित्रित किया। कितने शब्दों में और कितने पृष्ठों में चित्रित किया, एक छोटी सी रचना बनी रश्मिरथी। लेकिन क्या कृष्ण कर्ण संवाद, कृष्ण कुंती संवाद, ये सब कुछ उतने ही क्षेत्र में सिमट गया था? नहीं, उसकी व्यापकता रही होगी, उसका कालखंड और विस्तृत रहा होगा, उसमें और भी बहुत सारी बातें हुई होंगी, लेकिन उन सबका चित्रण नहीं हुआ। व्यापक दृश्यों का उसकी वैल्यू के आधार पर एक लघु रूपण वो वास्तव में हमको दिखाया गया। तो साहित्यकार एक चूंकि अंश होता है, उसका साहित्य समाज में चल रही व्यापक घटनाओं परिघटनाओं के केवल एक डायमेंशन को ही टच कर पाता है। जैसे जैन दर्शन स्याद्वाद का सिद्धांत देता है कि किसी विज्ञान के 7 दृष्टिकोण हैं और एक व्यक्ति एक समय में 7 दृष्टिकोण को नहीं देख सकता है, वो एक ही दृष्टिकोण को देख सकता है। तो इस सिद्धांत के आधार पर यह तय होता है कि वह दृश्यों का लघुरूपण ही कर पाएगा, उनके किसी विशिष्ट आयाम को ही वह दिखा पाएगा, ना कि वह पूरे दृश्यों को अपने भीतर चित्रित करेगा। लेकिन फिर भी वह दृश्यों का लघुरूपण कहीं न कहीं करता है। तो पूर्णतः तो ये बात नहीं सत्य है, लेकिन अंशतः इस बात को सत्य माना जा सकता है। तो लघुरूपण में वह कभी व्यापक भी कर लेगा और कभी छोटा भी कर लेगा। जैसे मैंने पृथ्वीराज चौहान का उदाहरण दिया कि 4 बांस 24 गज, अष्टअंगुल प्रमाण। किसी भी आदमी के लिए असंभव है कि वह किसी का माप आंखों से देखकर एग्जैक्ट कर ले। 1 मिलीमीटर का तो फर्क उसमें आ सकता है, 1 नैनो मिलीमीटर का तो फर्क उसमें आ सकता है। तो यहाँ पर एज इट इज कैसे होगा, थोड़ा बहुत तो परिवर्तन होगा। तो यानी कहीं दृश्य व्यापक भी हो सकते हैं और कहीं दृश्य लघु भी हो सकते हैं। दूसरा, रही बात दर्पण का व्यवहार वस्तुनिष्ठ होने की, तो वस्तुनिष्ठ दर्पण का व्यवहार होता है, साहित्यकार का नहीं होता है। साहित्यकार एक व्यक्ति है, व्यक्ति वह उसी समाज से निकला हुआ है। उस समाज की जो अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होंगी वह उस व्यक्ति के भीतर भी होंगी, स्वाभाविक रूप में होंगी। कैसे होंगी, आप इसको उदाहरण से समझिए। जैसे समुद्र का पानी खारा है और उस खारे पानी में से आप एक बूंद पानी विशाल समुद्र से बाहर कर लीजिए, तो उस एक बूंद पानी में खारेपन का जो गुण धर्म होगा वही पूरे समुद्र का भी कम या अधिक रूप में होगा। यानी खारेपन की जो प्रतिशतता पूरे समुद्र की होगी, अगर उसमें से आप थोड़ा सा पानी बाहर निकाल लें, 100 मिलीलीटर पानी बाहर निकाल लें, तो उसका भी खारापन, उसका भी गुणधर्म वही होगा। यानी जब मनुष्य उसी समाज से निकल कर आया है तो उस समाज की अच्छाइयाँ भी, उस समाज की बुराइयाँ भी उस व्यक्ति के भीतर जरूर आ जाएंगी।
अगर उसने अपने विवेक का या बुद्धि का बहुत विकास कर लिया है, अपने जीवन को बहुत संतुलित कर लिया है, तो भी यह संभव है कि कम या अधिक मात्रा में वही चीजें वहां पर रहें। और जब वह कोई काम करेगा, कोई बात कहेगा, तो जो हमारे भीतर है वही हमारे भीतर से निकल पाएगा। यह आप ध्यान रखिएगा। सांप के मुंह से कभी मिठास नहीं निकल सकती है, कौवे के मुंह से कभी राम राम नहीं निकल सकता है। जो जिसके भीतर है, सांप के भीतर विष है तो वही निकलेगा, कौवे के भीतर कांव कांव है तो वही निकलेगा। अब आप सोचें कि मिर्च कभी मीठी हो जाए, उससे आम का स्वाद आने लगे, तो यह असंभव है। दर्शन शास्त्र भी कहता है कि जिसके भीतर जो निहित है उसके भीतर से वही प्रकट किया जा सकता है। अगर पत्थर में अहिल्या है और उस पत्थर में है तभी वो निकलेंगे। हर पत्थर को राम की ठोकर लगे, क्या जीवन में और कोई पत्थर से राम के चरण स्पर्श नहीं हुए होंगे? जरूर हुए होंगे, लेकिन जब और पत्थर में अहिल्या होती तब तो बाहर निकलती। तो जिसमें होंगे उसी में, जो जिसमें होगा उसी से वह बाहर निकलेगा। तो साहित्यकार के भीतर जो भी गुण दोष होगा, जब वह साहित्य लिखने बैठेगा तो वही चीज उसके भीतर से बाहर निकलेगी। तो ऐसे में जो कुछ वह लिखेगा वह पूरी तरीके से वस्तुनिष्ठ नहीं हो पाएगा, बल्कि उसमें व्यक्तिनिष्ठता की छाप रहेगी, उसमें कालनिष्ठता की छाप रहेगी। व्यक्ति का मस्तिष्क उसके देश काल परिस्थिति से निर्मित होता है। जब शिशु पैदा होता है तो उसका मस्तिष्क कोरा होता है, लेकिन उसके मस्तिष्क का निर्माण चल रही समकालीन सामाजिक प्रवृत्तियों के आधार पर होता है। इसलिए व्यक्ति न तो अपने कालखंड से परे हो सकता है और न अपने स्वभाव से परे हो सकता है। उस व्यक्ति के द्वारा जो कुछ क्रियाकलाप किया जाएगा, जो कुछ लिखा पढ़ा जाएगा, उस सब में व्यक्तिनिष्ठता का भी प्रभाव हावी रहेगा और कालनिष्ठता का भी प्रभाव हावी रहेगा। दूसरी चीज कि व्यक्ति जो होता है वह संवेदना शून्य नहीं होता है। व्यक्ति के मन में उसका एक भावात्मक पक्ष भी होता है। जब राम का चरित्र चित्रण करते हैं तो तुलसी भाव विभोर हो जाते हैं, और इतनी भावात्मकता के साथ तुलसी राम का चित्रण करते हैं कि तुलसी को तो छोड़िए, जब हम आप राम का चरित्र पढ़ते हैं तो हमारी आपकी आंखें नम हो जाती हैं। सीता के कष्ट देखकर, राम का वनवास देखकर। कौन व्यक्ति ऐसा होगा कि जब राम के वनगमन की सूचना वह पढ़ता है, सुनता है, समझता है, और उस कालखंड से आज 800, 900, 1000 साल बाद, तो उसकी आंखें नम नहीं हो जाती हैं। रश्मिरथी में कर्ण के चरित्र को देखकर कौन व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसकी आंखें नम नहीं हो जाती हैं। इसी तरीके से प्रेमचंद की कहानी ईदगाह के पात्र हामिद और बुढ़िया अमीना जो उसकी दादी रहती है, जब आप उनके चरित्रों को पढ़ते हैं तो आपकी आंख नहीं भर आती है। मैकू की क्या स्थिति हुई थी, आपने अंग्रेजी में पढ़ा होगा, आने विंटर्स नाइट या पूस की रात, प्रेमचंद की जो कहानी है, तो उसमें मैकू की स्थिति देखकर, या जो उसका कुत्ता झबरा रहता है, अपने मालिक के प्रति उसकी स्वामी भक्ति देखकर क्या आपका मन भावुक नहीं हो जाता है? इसी तरीके से दो बैलों की कथा जो प्रेमचंद की कहानी लिखी है, क्या उसको देखकर आपके मन में कहीं अपनत्व भाव, कहीं लगाव, जो अपने परिवारजनों के प्रति जो स्नेह होता है, जो मुंह का आमंत्रण होता है, वह कहीं जाग नहीं उठता है? या कहीं जब आप पढ़ते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, तो आपके मन में श्रद्धा का भाव, कृतज्ञता का भाव उस वीरांगना के प्रति जागृत नहीं हो जाता है? तो आप सोचिए कि जब आपके भीतर पढ़कर यह भावनाएं उमड़ पड़ती हैं, तो जिसने लिखा होगा उसका भावनात्मक स्तर कितना रहा होगा। तो इसलिए जो रचनाकार होगा, जो साहित्यकार होगा, संवेदना शून्य नहीं होता है। अगर वह क्षुब्ध होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र अगर भारत दुर्दशा लिखते हैं तो इसलिए लिखते हैं क्योंकि वह एक संवेदनशील व्यक्ति थे। अंग्रेजों के अत्याचारों को देखकर उनका मन अपने आप को झिकझोर देता है, वह पूरी तरीके से क्षुब्ध हो जाते हैं और अपनी क्षुब्धता में वह भारत दुर्दशा लिखते हैं। जब बालमुकुंद गुप्त अपनी रचनाएं लिखते हैं, बालकृष्ण भट्ट अपनी रचनाएं लिखते हैं, तो जो उसमें अंग्रेजों का अत्याचार था, जो उस काल की परिस्थिति थी, वह कहीं न कहीं उनके मन में जो क्षुब्धता थी, जो व्यग्रता थी, जो उद्विग्नता थी, वो सब दिखाई देती है। जब विवेकानंद अपनी वाणी बोलते हैं तो उसमें क्या आपको अपने देश के प्रति चिंतन नहीं दिखाई देता है? अपने देश के प्रति जो घटनाएं पर घटनाएं चलती हैं उससे उनके मन में आक्रोश नहीं है, उससे उनको मन में क्षोभ नहीं दिखाई देता है? क्या जब बंकिम चंद्र चटर्जी वो सन्यासी विद्रोह पर आनंद मठ लिखते हैं तो उनके भीतर वह जिजीविषा, वह उत्कंठा, अपने देश को आजाद करने के प्रति वह व्यग्रता, वह आकुलता, ये नहीं दिखाई देती है? निश्चित रूप से दिखाई देती है। साहित्यकार उससे परे नहीं हो सकता है क्योंकि वह एक संवेदनशील व्यक्ति है। तो वह संवेदन शून्य नहीं होता है, बल्कि उच्च संवेदनात्मक स्तर उसमें होता है। न तो वह प्रतिबिंब की भांति व्यवहार करेगा, न वह दर्पण की भांति व्यवहार करेगा।
तो अगर इन मानकों के आधार पर हम तुलना करते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि दर्पण की यह बात बिल्कुल नहीं लागू होती है, यह बात बिल्कुल नहीं लागू होती, वस्तुनिष्ठ व्यवहार नहीं होगा, दृश्यों का लघुरूपण ही नहीं करेगा बल्कि वह उनकी व्यापकता भी ला सकता है, यह भी संभव है। तो यह भी बात पूरी तरीके से लागू नहीं होगी। और दृश्यों का अपरिवर्तित वह करता है तो यह भी बात पूरी तरीके से इस पर लागू नहीं हो पाती है। अगर आप लागू करेंगे भी तो केवल दृश्यों का लघुरूपण ये 50% ही सही हो पाएगा और यही बात लागू हो जाएगा। जब प्रतिबिंब वाले में आते हैं तो ये बात तो बिल्कुल नहीं लागू हो पाती है, लेकिन व्यक्तिनिष्ठ और कालनिष्ठ वाली बात ये लागू हो जाती है। आप तुलनात्मक अध्ययन करके बता सकते हैं, एग्जाम्पल देकर बता सकते हैं। लघुरूपण और व्यापक यह भी बात लागू होती है और दृश्यों का अक्स यह भी बात लागू होती है। ठीक है, तो यहां आप देख रहे हैं कि इसका बहुत कम लक्षण मिल रहा है, 10% भी नहीं मिल रहा है, लेकिन इसका 80% मिल रहा है। तो इस आधार पर अगर हम कहें तो हमें कह सकते हैं कि साहित्य को समाज का दर्पण कहना न्यायोचित नहीं है, बल्कि साहित्य को समाज का प्रतिबिंब कहा जाना अधिक न्यायोचित है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि साहित्य समाज का दर्पण है, तब यहां पर आप तुलनात्मक चीजें मत लाइए, आप इन्हीं में से कुछ पॉइंट उठाइए। आप ये कहिए कि दर्पण की भांति वह दृश्यों का चित्रांकन करता है, अपने कालखंड के दृश्यों को वह दिखाता है, वह कहता है। लेकिन जब आप 2-3 पैराग्राफ इस पर लिखें तब आपको 2 पैराग्राफ इस बात को भी क्लियर करना पड़ेगा कि परंतु साहित्यकार एक सजीव व्यक्ति है, वह उसी समाज का अंश है, व्यक्ति होने के कारण वह विकारों से पूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं है। ऐसी स्थिति में वह दर्पण जो कि निर्जीव है, जिसके भीतर किसी प्रकार की संवेदना नहीं है, पूर्णतः उस ढंग का व्यवहार नहीं कर पाता है, बल्कि सीमित अर्थों में ही वह दर्पण की भांति व्यवहार करता है। तो आपको निष्कर्ष में बात कहनी होगी। जब पूछा जाए प्रतिबिंब है तो इन मानकों पर तुलना करके बताइए, यहाँ आपके पास अधिक स्पेस है। अगर पूछा जाए कि साहित्य समाज का दर्पण नहीं बल्कि प्रतिबिंब है, तो पहले 1-2 पैराग्राफ में आप इसको लिखिए, फिर 1-2 पैराग्राफ में इसको करिए और फिर लास्ट के 2 पैराग्राफ में आप ये बात स्पष्ट करिए कि इन तर्कों के आधार पर या इस तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि साहित्य समाज का दर्पण नहीं बल्कि उसका प्रतिबिंब है। जिस प्रकार से प्रतिबिंब किसी दृश्य का अक्स हमारे सामने कालनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ प्रभावों के सापेक्षित परिलक्षित करता है, ठीक उसी प्रकार अपने आग्रहों पूर्वाग्रहों के साथ अपने कालखंड से जुड़ा हुआ साहित्यकार अपने कालखंड में चल रही घटनाओं परिघटनाओं को भी अपनी लेखनी के माध्यम से अपने साहित्य में लघु रूप से चित्रित करता हुआ उनको उनकी मूल्य परकता के साथ हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। तो इस तरीके की जो अवधारणा होगी, इस तरीके की जो बात होगी, उस पर आपको जस्टिफाई करना होगा कि साहित्य समाज का दर्पण है या प्रतिबिंब है। तो मुझे आशा है कि अवधारणा आपको समझ में आई होगी, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और जब आप इसके आधार पर इसका चित्रण करें तब आप इसको इस रूप में यहाँ पर दिखाएं। एक छोटा सा टॉपिक इसी संदर्भ में और है, उसकी भी हम आपको इसी परिप्रेक्ष्य में चर्चा करना चाहेंगे। वो एक टॉपिक हमारा आपका बनता है कि साहित्य समाज का दर्पण नहीं है या प्रतिबिंब है, ये बनता है। एक और बनता है कि साहित्य समाज का पथ प्रदर्शक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, साहित्य समाज का पथ प्रदर्शक है। तो अब पिछले लेक्चर की चर्चा से और आज की चर्चा से आपको ये बात तो स्पष्ट हो गई कि साहित्य क्या है और दर्पण और प्रतिबिंब की आपने तुलना करके ये जान लिया कि उसके डायमेंशन क्या है, उसकी डेप्थ क्या है। अब पथ प्रदर्शक कौन है और पथ प्रदर्शक की जिम्मेदारी क्या होती है और साहित्य का व्यवहार उसमें कहाँ है, थोड़ी सी चर्चा इस पर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए जरा कि साहित्य समाज का पथ प्रदर्शक कौन होता है। पथ प्रदर्शक ये कौन हो सकता है? पथ प्रदर्शक बनने के लिए क्या जरूरी है, पहले तो ये समझिए। अब उसके बाद तुलना करके देखेंगे कि साहित्य समाज का पथ प्रदर्शक है या नहीं है। पथ प्रदर्शक बनने के लिए सबसे पहली जरूरत है कि जो आपका पथ प्रदर्शन करे वह आपसे जुड़ा हुआ, यानी पथ प्रदर्शन करने के लिए संलग्नता का होना आवश्यक है। अगर कोई आपसे संलग्न नहीं होगा,
आपसे जुड़ेगा नहीं तो वह आपका पथ प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। किसी व्यक्ति को सही रास्ते पर लाने के लिए पहले संवेदनात्मक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर उससे जुड़ने की जरूरत है। जब आप उससे जुड़ जाएंगे तभी आप उसको अपनी कोई बात समझा सकते हैं। दूसरी चीज कि जो पथ प्रदर्शित करे वह स्वयं सुचितापूर्ण उसका जीवन व्यवहार हो। ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका पथ प्रदर्शन करे उसका जीवन व्यवहार स्वयं सुचितापूर्ण हो। यानी एक गंदा आदमी वो आपका पथ प्रदर्शन नहीं करेगा। अगर सत्य के संबंध में किसी का पथ प्रदर्शन करना है तो जो टार्च बियरर होगा, जो आपका मार्गदर्शक होगा, पहले वह स्वयं उस सत्य को ग्रहण करे, उस सत्य का चिंतन मनन करे और उस सत्य का अनुकरण करे। जब वह स्वयं सत्य का अनुयायी हो जाएगा तभी वह किसी और को भी उस सत्य के मार्ग पर चलने के लिए पथ प्रदर्शन प्रदान कर सकता है। अन्यथा की दशा में नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि तब आपको विश्वास नहीं होगा। जैसे गांधी का नाम हमारे सामने आता है तो सत्य अहिंसा की बात हमारे सामने आती है। अब आप कल्पना करिए कि अगर गांधी खुद अपनी जेब में कट्टा रख के चल रहे होते और तब वो हमसे कहते कि आप अहिंसा के मार्ग पर चलिए, तो क्या हम उनको अपना पथ प्रदर्शक मानते? अगर गांधी जी दिन भर झूठ बोल रहे होते तो क्या हम उनके बताए मार्ग पर, सत्य पर चलने के लिए उनको अपना पथ प्रदर्शक मानते? यह संभव नहीं था। तो यानी जो पथ प्रदर्शक हो वो सबसे पहले खुद सुचितापूर्ण जीवन व्यवहार करे। तीसरी चीज ये होनी चाहिए कि जो पथ प्रदर्शक हो वह अपने आप को किसी भी पूर्वाग्रह से, किसी भी दुराग्रह से मुक्त रखे। ठीक है, वह ऐसी मन में धारणा लेकर न चले। अगर सीमित धारणा लेकर कोई चलेगा कि हम इनका पथ प्रदर्शन करेंगे, इनका पथ प्रदर्शन नहीं करेंगे, इस जाति का करेंगे, इस जाति का नहीं करेंगे, भारत के लोगों का करेंगे, पाकिस्तान के लोगों का नहीं करेंगे, अगर आप इस प्रकार का पूर्वाग्रह मन में लेकर चल रहे हैं या कोई दुराग्रह मन में लेकर चल रहे हैं कि इससे हम जुड़ेंगे, इसको हम ये रास्ता बताएंगे, समझाएंगे, चलने के लिए प्रेरित करेंगे और इसलिए करेंगे क्योंकि आगे चलकर फिर अपना नुकसान उठाए। जैसे आप अपने व्यवहार में बहुत सारे लोगों को ऐसे जानते होंगे जो आपके शुभचिंतक हों, आप उन्हें अपना मार्गदर्शक मानते हों, आप उनके ब्लाइंड सपोर्टर हों, अंधभक्त हों, तो आप उनके अंधभक्त बन गए, लेकिन अपनी कुटिलता के चलते वो आपकी ऊर्जा का, आपकी बौद्धिक क्षमता का, आपके सामर्थ्य का उपयोग अपने हित में करते रहते हैं और आपको कहीं ना कहीं खड्ड में गिराते रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कुछ ऐसे हमारे पॉलिटिशियन हो सकते हैं, कुछ ऐसे धर्मगुरु हो सकते हैं। अब राम रहीम जिसके मार्गदर्शक रहे होंगे वो किस दुर्गति को पहुंचेगा? आसाराम बापू जिसके मार्गदर्शक रहे होंगे वो किस दुर्गति को पहुंचेगा? तो ऐसे दुराग्रह, ऐसे पूर्वाग्रह और ऐसी असुचितापूर्ण दुर्गंध वाली जीवन शैली लेकर अगर आप चलेंगे तो आप मार्गदर्शक नहीं हो सकते, आप पथ प्रदर्शक नहीं हो सकते। चौथी चीज ये हो सकती है कि जो पथ प्रदर्शक हो वह सूक्ष्म से लेकर व्यापक तक की समझ रखता हो। ठीक है, यानी उसके भीतर एक विशाल दृष्टिकोण हो, तब वो संभव कर सकता है। और यह विशाल दृष्टिकोण काल की सीमाओं से, भौगोलिक सीमाओं से, भौतिक सीमाओं से, राजनीतिक सीमाओं से परे हो। तो जब कोई सूक्ष्म से लेकर व्यापक तक, यानी कण से लेकर ब्रह्मांड तक अगर इस प्रकार की दृष्टि रखता है तब वह किसी का पथ प्रदर्शन करने के योग्य हो सकता है। पांचवी चीज हो सकती है कि जो मानवीय मूल्य हैं वह उनको धारण करता हो, मानवीय मूल्यों के निकट हो। मानवीय मूल्यों का मतलब क्या है कि सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, परोपकार, ब्रह्मचर्य, संवेदना, अगर इस प्रकार के मूल्य, और यह मूल्य किसी सीमाओं में न बंधे हो। ऐसा नहीं हो सकता है कि मनुष्य के प्रति संवेदना होगी, जानवर के प्रति नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति के मन में संवेदना है तो वह किसी हरे पेड़ को काटे जाने पर भी उतना ही दुखी होगा जितना कि अपने पुत्र की हत्या पर दुखी होगा। ऋग्वेद कहता है कि एक हरा वृक्ष हमारे 10 पुत्रों के समान है। तो ऐसा वो इसलिए कहता है क्योंकि वह वास्तव में अपनी मूल्य परकता को किसी सीमा में नहीं बांधता है। तो अगर आपके मन में संवेदनात्मक स्तर मौजूद है, इस प्रकार के मानवीय मूल्यों के प्रति आप चिंतन करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप ही किसी समाज का, किसी व्यक्ति का पथ प्रदर्शन करने की सामर्थ्य रख पाएंगे। तो ये पथ प्रदर्शक बनने के लिए एक अनिवार्य योग्यता है। इसके अतिरिक्त
जब कोई किसी का पथ प्रदर्शन करना चाहे तब जाहिर सी बात है कि उसके भीतर सबसे महत्वपूर्ण विशेषता वो सहिष्णुता होनी चाहिए। अगर आप कहीं ये देखेंगे कि बुराई को सहन करने की क्षमता आपके भीतर नहीं है, तब आप वहां अच्छाई को स्थापित नहीं कर सकते। अच्छाई को स्थापित करने के लिए आपको बुराई को भी सहन करना पड़ता है। ये आप इस रूप में भी समझ सकते हैं कि जब हम किसी बुराई को समझेंगे और उस बुराई के नेचर, उसके चरित्र को समझेंगे, तभी हम उसकी कमजोरियों को ढूंढ पाएंगे, तभी उसकी जड़ों पर हम प्रहार कर पाएंगे और तभी उसको हम पूरी तरीके से नष्ट कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे नाली को साफ करने के लिए आपको नाली में उतरना पड़ेगा। अगर आप नाली में उतरने से डरते हैं, उसकी दुर्गंध के प्रति आप सहिष्णु नहीं हैं, तो आप नाली को कभी भी साफ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पथ प्रदर्शक बनने के लिए ये कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। अब साहित्य के भीतर क्या योग्यता है? क्या साहित्य संलग्न है आपसे? बिल्कुल। आपको इस पॉइंट पर क्या क्लियर करना है कि साहित्य जिस समाज का प्रदर्शन करता है उसी समाज की घटनाओं से वह जुड़ा होता है। ठीक है। साहित्य का जो रॉ मटेरियल होता है, यानी उसके कहानी के पात्र, उसके कहानी की घटनाएं, उसके नायक, उसके खलनायक, ये सब कहाँ से आते हैं? उसी समाज से आते हैं। और जो उन घटनाओं को लिखता है वो कहाँ से आता है? वह भी उसी समाज से आता है। तो जो साहित्यकार है और जो साहित्य का मैटर है, जो साहित्य की विषय वस्तु है, जो उसका कथानक है, जो पात्र है, जो चरित्र है, जो मूल्य है, वो सब किससे जुड़े हुए हैं? उसी समाज से। इसलिए यह जो संलग्नता है यह गहन स्तर में दिखाई देती है। तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, सुचितापूर्ण जीवन व्यवहार। जाहिर सी बात है कि जब कोई लेखक इस प्रकार से लिखता है तो सामान्यतः वह बुराइयों से मुक्त होता है। आप तुलसी का जीवन देखिए, आप वाल्मीकि का जीवन देखिए, आप विवेकानंद का जीवन देखिए, आप रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन देखिए, ये सब के सब सुचितापूर्ण जीवन जीने वाले हैं। दूसरा कि इन्होंने जो साहित्य लिखा उस साहित्य के जो पात्र हैं वे भी सुचितापूर्ण जीवन जीने वाले हैं। वो कृष्ण है तो वह भी सुचितापूर्ण जीवन जिएंगे, हजरत मोहम्मद है, ईसा मसीह है, राम है, वो सब सुचितापूर्ण जीवन जिएंगे, बुद्ध है, महावीर है, वह सब सुचितापूर्ण जीवन जिएंगे। तो यानी लेखक ही नहीं, जो लेखक का पात्र है वह भी सुचितापूर्ण जीवन व्यवहार करता है और अपने इसी सुचितापूर्ण जीवन व्यवहार के आधार पर ही वह अपने प्रति समाज का विश्वास अर्जित कर पाता है और उस समाज में एक मार्गदर्शक के रूप में या एक आइकॉन के रूप में वह अपने पात्र को स्थापित करे या स्वयं स्थापित हो। आज हमारे लिए जितनी श्रद्धा का विषय राम है, उससे कम श्रद्धा का विषय तुलसी नहीं है। आज हमारे लिए जितनी श्रद्धा का विषय कृष्ण है, महर्षि वेद व्यास जी उससे कम श्रद्धा का विषय नहीं है, वाल्मीकि जी उससे कम श्रद्धा का विषय नहीं है। तो चाहे उनके पात्र हो और चाहे लेखक स्वयं हो, अपनी सुचितापूर्ण जीवन शैली के कारण वह समाज जीवन में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाते हैं, अपना एक विशिष्ट स्तर बनाते हैं और उनके उसी श्रद्धा के कारण, उनके कृतज्ञता के कारण ही हम उनके साथ जुड़ते हैं और उनके सुचितापूर्ण जीवन से प्रभावित होकर उस मार्ग पर स्वयं को चलने के लिए आग्रहपूर्ण ढंग से हम आगे चलते हैं, बढ़ाते हैं। उनके प्रति क्या कोई पूर्वाग्रह है, दुराग्रह होता है? बिल्कुल नहीं। यदि साहित्यकार पूर्वाग्रह मन में रखकर कोई बात चलेगा तब फिर वह अपने समाज जीवन पर कभी लिख नहीं पाएगा। आप मुंशी प्रेमचंद को उठाइए, क्या उस समय हिंदू मुस्लिम झगड़े नहीं थे? मुंशी प्रेमचंद का निधन कब होता है? मुंशी प्रेमचंद का जो कालखंड था उसी समय आप देखिए भारत में मोपला दंगे भी हो रहे थे। उसी समय आप देखिए तो भारत पाकिस्तान की मांग भी दबेश्वर से उठने लगी थी। अब ये सब प्रेमचंद के जीवन में ही हुआ, लेकिन फिर भी क्या कहीं उसमें कोई पूर्वाग्रह आपको दिखाई देता है? जितनी सच्चाई के साथ उन्होंने अलगू चौधरी को लिखा, उतनी ही सच्चाई के साथ उन्होंने जुम्मन शेख को भी लिखा। जितनी सच्चाई के साथ उन्होंने मैकू के चरित्र को रखा, उतनी ही सच्चाई के साथ उन्होंने गोबर के चरित्र को, धनिया झुनिया के चरित्र को, या कोई सरदार आया राम कृपाल तो उसके चरित्र को रखा, या कोई ऐसा पात्र उनके संदर्भ में आया जो हमीदा का पात्र रहा या हामिद का पात्र रहा, तो उन्होंने उसको भी पात्र को उतने ढंग से रखा। यानी कहीं धार्मिक पूर्वाग्रह, कहीं जातीय आग्रह वो नहीं दिखाई दिया। अगर वो ब्राह्मण के ब्राह्मणत्व पर कलम चलाए या कहीं दलित समाज की स्थिति पर, उसकी संवेदनाओं पर और उसके प्रति समाज में पनपे दुराग्रह मूलक दृष्टिकोणों पर उन्होंने कलम चलाई, तो उन्होंने अच्छे जो लोग अपने आप को सफेद पोष बन रहे थे उनकी बुराइयों को भी उघाड़ने में कहीं कोई कसर नहीं रखी। उनके मन में कोई डर या झिझक नहीं था।
कबीर बोलेंगे तो हिंदू के लिए भी, मुसलमान के लिए भी बोलेंगे। अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखेंगे तो अंग्रेजों को भी वो बुरा कहेंगे, तो भारतीयों की अकर्मण्यता को भी बुरा कहेंगे। वो ऐसा नहीं है कि कोई लाग लपेट हो, कोई उसमें अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने को दे, ऐसी भावना लेकर नहीं चलता है साहित्यकार। साहित्यकार हमेशा वह पूर्वाग्रह या दुराग्रह से मुक्त होता है। क्यों? क्योंकि वो सबको सन्मार्ग की ओर ले जाएगा। तो जब सन्मार्ग की ओर ले जाएगा तो क्या दुराग्रह रखकर ले जाएगा या किसी पूर्वाग्रह के आधार पर ले जाएगा? जब आपको सत्य, अहिंसा, ईमानदारी की बात करनी है, जब आपको दया, धर्म, दान, परोपकार की बात करनी है, तो फिर उसमें आग्रह या दुराग्रह कैसा? दया है तो सबके लिए, दान है तो सबके लिए, परोपकार है तो सबके लिए, सत्य, अहिंसा, परिग्रह है तो सबके लिए, उसमें पूर्वाग्रह दुराग्रह का औचित्य कहाँ है? तो साहित्यकार कभी भी इनको अपना विषय नहीं बनाता है। सूक्ष्म से व्यापक तक की समझ उसके भीतर होती है। आप याद करिए, जब ऋग्वेद किसी बात को कहता है तो वह किसकी कल्पना करता है? आप जरा पुराने मंत्रों में देखिए तो किसकी कल्पना वह करेगा? अगर आप कथा सुनने बैठेंगे अपने घर में, आज भी वो आपकी परंपरा है, साहित्य का विषय है, अगर आप कथा सुनने अपने घर में बैठेंगे तो वह केवल ये नहीं कहेगा कि आपका भला, वह सबका भला कहेगा। अगर आपके यहाँ जो भी हो तो आपका भला तो हो ही, लेकिन कुल देवताभ्याम नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, वो सबको कहेगा। वन देवी नमः, उनका भी नमन करेगा। आकाश देवताभ्याम नमः, अंतरिक्ष देवताभ्याम नमः, पृथ्वी देव्यो नमः, वो सब की चल पर अन्न देवताभ्याम नमः। देखिए, अन्न पृथ्वी जैसी निर्जीव चीज की भी कल्पना करेगा, ग्राम कुल के देवता की भी कल्पना करेगा। ओम शांति, सब शांति, सर्वा शांति, यानी पूरा ब्रह्मांड वह सन्मार्ग पर चले, शांति अहिंसा को प्राप्त करे, ऐसी कल्पना सबकी होगी। तो यानी एक व्यक्ति पूजा में संलग्न होता है, लेकिन उसकी जो दृष्टि होती है वो व्यापक होती है। यह दृष्टि उसे कहाँ से मिली है? साहित्य से ही मिली है। राम के चरित्र के आधार पर जब हम पढ़ते हैं, चलते हैं, तो केवल राम अयोध्या के राजा नहीं थे। एक राजा के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में सूक्ष्म स्तर पर उनकी संवेदनाओं को तुलसी ने समझा है, लेकिन जब वो समाज के सामने रखते हैं तो उनकी व्यापक समझ दिखाई देती है। सीता के चरित्र को दिखाते हैं कि नारियां किस प्रकार से शोषित थी, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद अपने सतीत्व की परीक्षा उन्हें कैसे देनी पड़ती थी, ये वो दिखाते हैं। जब भाई के प्रति लक्ष्मण की वो भक्ति दिखाते हैं, तब वो बताते हैं कि किस तरीके से एक भाई दूसरे भाई के प्रति आग्रह दुराग्रह, जर जोरू जमीन के लिए अपने मन में संजोए रखता है, और इन दुराग्रहों से परे उठकर किस तरह लक्ष्मण के रूप में बनना आवश्यक है। मित्र कपटी मित्र हैं, विश्वासघाती मित्र हैं, जो आपकी खाएगा वही आपकी थाली में छेद करेगा। एहसान फरामोशी का एक दौर सा चल पड़ा है। तब वहां पर सुग्रीव भी दिखाई देते हैं, हनुमान जैसा अनन्य भक्त भी दिखाई देता है। हमें दुश्मनी करनी है, बशीर बद्र साहब कहते हैं कि दुश्मनी जम के करो, मगर इतनी गुंजाइश रखो कि जब नजरें मिले तो शर्मिंदा ना हो। यानी दुश्मनी करिए तो उसकी भी एक मर्यादा हो। ये साहित्य हमें बताता है। राम और रावण की दुश्मनी में मर्यादा का भाव था। छिपकर एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करते हैं, रात के अंधेरे में एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करते हैं। धर्म युद्ध सूर्योदय से सूर्यास्त तक है तो उन नियमों का पालन होता है। रावण महापंडित है, इस बात से राम भी इनकार नहीं करते हैं। जब युद्धभूमि में पड़ा होता है तब वह लक्ष्मण से कहते हैं कि अब रावण के पास जाओ, वो महाज्ञानी था, परम ज्ञानी था, और उसके पास जाकर कुछ बातें सीख कर आओ। वो विभीषण को यह आदेश करते हैं कि रावण का अंतिम संस्कार पूरे राज्योचित सम्मान के साथ होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि राम ऐसा क्यों करते हैं? वह सत्य के प्रति भी मर्यादा भाव रखते हैं। मर्यादा भक्त की हो, मित्र की हो, शत्रु की हो, पिता की हो, किसी की भी हो। क्या कोई राम पूर्वाग्रह रखते हैं? उनको वनवास से किसने निकाला था? वनवास किसके कारण हुआ? कैकेयी के कारण हुआ। लेकिन ये भी आप कथानक में पढ़ते होंगे कि जब राम अयोध्या लौट कर जाते हैं तो सबसे पहले किसका चरण स्पर्श करने जाते हैं? माता कैकेयी का जाते हैं। क्यों? अगर कोई पूर्वाग्रह होता, दुराग्रह होता तो ऐसा क्या संभव था? नहीं संभव था। इसलिए जब तुलसी या उनका कोई पात्र या किसी भी साहित्य का कोई पात्र जब इस प्रकार से दृष्टिकोण रखकर चलता है तो वास्तव में वह सूक्ष्म से व्यापक की समझ रखता है। जीवन एक है सूक्ष्म, लेकिन इससे जो संदेश उपजता है, यानी साहित्य की जो दृष्टि है, साहित्य का जो संदेश है, वो पूरे ब्रह्मांड के कल्याण को, लोक मंगल को, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि लोक मंगल की साधना करना उसका सबसे अहम विषय होता है। मानवीय मूल्य, आप किसी का भी पात्र उठाइए, जो हमारे आपके नैतिक मूल्य हैं, जो मानवीय मूल्य हैं, दान, दया, धर्म, परोपकार, कोई भी साहित्य उठा लीजिए, केवल इसी मूल्यों को, मानवीय मूल्यों को, मानव का जीवन सही पर चले,
इसी को सही करने के लिए ही पूरा का पूरा साहित्य सृजित किया गया है। आप ऋग्वेद उठा लीजिए, यही धर्म, यही चीज आप पाएंगे। प्रेमचंद की कोई कहानी, कोई उपन्यास उठा लीजिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, चंद्र बरदाई, किसी को भी आप उठा लीजिए, किसी कालखंड में उठा लीजिए, तो आप पाएंगे कि जो पात्र होगा उसका पात्र कैसा होगा। ईमानदारी के गुणों से, सत्य के मार्ग पर चलने वाला, किसी भी प्रकार की हिंसा ना करने वाला, शुचितापूर्ण जीवन जीने वाला, अपने परिवार से प्रेम करने वाला, लोक मंगल की कामना करने वाला, वही व्यक्ति तो हीरो बनता है, वही व्यक्ति तो नायक बनता है। आप कोई फिल्म उठा लीजिए, क्या किसी फिल्म का नायक आपको ऐसा भी मिलेगा जो खलनायक के चरित्र के रूप में हो? खलनायक को पिक्चर के अंत में मारा ही जाना है, परास्त होना ही है। धर्म की लड़ाई में धर्म की ही जीत होगी, और उसी धर्म की जीत के लिए ही चाहे ईश्वर को अवतार लेना पड़े। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। तो जो भी स्थिति होगी वह उसी धर्म, इसी मानवीय मूल्य, इसी शुचिता की स्थापना के लिए होगी। और साहित्य इतना प्रबल है कि समाज में इन्हीं मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए वो ईश्वर को भी अवतरित करा देता है। चाहे हजरत मोहम्मद साहब की बाणी आती हो, चाहे ईसा मसीह आते हों, चाहे रामकृष्ण बुद्ध आते हों, लेकिन वह सब के सब अगर समाज में आए हैं तो केवल मानवीय मूल्यों का प्रदर्शन करने के लिए, और इसी की रक्षा उन्होंने जीवन भर की है। समाज में देवत्व को वही प्राप्त हुआ, समाज में महापुरुष के स्तर को वही प्राप्त हुआ जो इन मानवीय मूल्यों का रक्षक बना, इनको समाज में स्थापित किया। और सहिष्णुता, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी महापुरुष के जीवन को आप उठा लीजिए तो ये सहिष्णुता मिलेगी। तो जो साहित्यकार है वही वास्तव में इन महापुरुषों के, इन कहानियों के, इन किस्सों को, इन नाटकों को अपने लेखनी के माध्यम से प्रस्तुत करता है, और उसमें यह सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि साहित्य ही समाज का सच्चा पथ प्रदर्शक होता है, क्योंकि उसका कोई किसी से बैर भाव नहीं है, किसी के प्रति आग्रह दुराग्रह नहीं है, किसी को गलत मार्ग पर ले नहीं जाता है, बल्कि समाज की जो कुप्रवृत्तियां हैं, इन कुप्रवृत्तियों को नाश करना, समाज में सद्वृत्तियों को निवेशित करना, भटके हुए समाज को या भटके हुए लोगों को सन्मार्ग पर लाना, ये उसका मुख्य ध्येय होता है। समाज जब बुराई में जकड़ा हुआ, कोई नहीं बोलेगा, हम आप नहीं बोलेंगे, लेकिन जब सारे संसाधन समाप्त हो जाते हैं, जब तोप मुकाबिल ना हो तो अखबार निकालो। किसी शायर ने कहा है कि जब तोप मुकाबिल ना हो, यानी जब ऐसी स्थिति आ जाए कि तोप से भी मुकाबला ना किया जा सकता हो, तब मुकाबला करने के लिए कौन उठाएगा? कलम उठेगी। जहां न जाए रवि वहां जाए कवि, जहां सूर्य की भी किरण नहीं पहुंच पाएगी वहां कौन पहुंचेगा? लेखक पहुंचेगा, साहित्यकार पहुंचेगा। आप अगर किसी पर बोल देंगे तो हो सकता है आपके मन में आ जाए कि आपको जातिवादी समझ लिया जाएगा, आपको सांप्रदायिक समझ लिया जाएगा, आपको ये लगेगा कि आप कम्युनल एजेंडा चला रहे हैं। लेकिन कबीरदास को किस बात का डर था? हिंदू गलती करेगा तो भी आलोचना करेंगे, मुसलमान गलती करेगा तो भी आलोचना करेंगे। वो हिंदू मुसलमान का नाम लेने से नहीं डर रहे थे कि अगर मुसलमान का नाम लेकर बोल दिए कि कांकर पत्थर जोड़ के मस्जिद नहीं बनाए तो कोई काजी साहब, कोई मुफ्ती साहब उनके नाम का फतवा जारी कर देंगे और सरकलम करने का आदेश कर देंगे। इसके लिए कबीरदास के मन में कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। बेबाक ढंग से अगर अपनी लेखनी चलानी है तो साहित्यकार ही ऐसा कर पाता है। साहित्यकार अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से समाज के ऊपर खड़ा है, तो इसलिए जब वह सामाजिक कुप्रवृत्तियों के, कुरीतियों के, आडंबरों के, दुराग्रहों के दलदल से बाहर निकलकर तट पर खड़ा है, तो तट पर खड़े होकर ही अपनी बुद्धि विवेक से वह देख सकता है, अपनी सम्यक दृष्टि से वह देख सकता है कि दलदल कितना दुर्गंध युक्त है, दलदल कितना गहरा है और इसमें लोग किस कदर फंसे हुए हैं। तो वही उस दलदल की सच्चाई बता पाएगा और वही उस दलदल से निकलने का रास्ता भी समाज को बता पाएगा। तो चूंकि साहित्य ही समाज का सच्चा पथ प्रदर्शक होता है, वो इसीलिए नायकों की रचना, पात्रों की रचना करता है, वो इसीलिए एक कथानक तैयार करता है, ऐसा कथानक जो कालजयी होता है, जो काल खंड की सीमाओं में, राजनीतिक भौगोलिक सीमाओं में बंधा नहीं होता है, उसकी दृष्टि सूक्ष्म से लेकर व्यापक ब्रह्मांड तक होती है, उसका उद्देश्य लोक मंगल की कामना करना होता है। तब जाहिर सी बात है कि ऐसे गुणों से युक्त साहित्य ही वह समाज का सच्चा पथ प्रदर्शक होता है और वही समाज का सच्चा पथ प्रदर्शक कहलाने का अधिकारी भी हो सकता है। उसी के पास क्वालिटी है, उसी के पास वैल्यू है, उसी के पास समझ है कि समाज उसके पीछे पीछे चले। किसी भी समाज को समझने के लिए उसका साहित्य एक प्रबल स्रोत है। आप कालखंड उठाकर देख लीजिए, आप जरा भक्ति काल और रीति काल की तुलना हिंदी साहित्य में करिए तो भक्ति काल में आप क्या पाएंगे?
आस्था पाएंगे, दया परोपकार सहिष्णुता की भावना पाएंगे। क्यों पाएंगे? इसलिए क्योंकि हारे को हरिनाम। जब पूरा समाज पराजित, पददलित और एक अनमनस्क मना स्थिति में था, सामाजिक विक्षोभ, कुरीतियां, महिलाओं के प्रति, दलित समाज के प्रति, वन्य जीवों के प्रति कुरीतियां अपने चरम स्तर पर थीं, तब ऐसे समाज में जिसके पास कुछ नहीं था, अकिंचन की स्थिति में आकर खड़ा हो गया था, तो ऐसे व्यक्ति के लिए सहारा कौन है? हारे को हरिनाम। तो इसलिए भक्ति ही एक ऐसा मार्ग था जहां साहित्य उद्भूत होता। जब सूफी संत आए और पूरा का पूरा सूफी साहित्य रचा गया, तो क्यों? इसलिए क्योंकि हिंदू मुस्लिम या जातीय आग्रहों या धार्मिक आग्रहों के कारण जो सामाजिक तनाव व्याप्त था, उसको सॉफ्ट ढंग से कैसे संतुलित किया जाए, कैसे समायोजित किया जाए, रास्ता कैसे निकाला जाए, इसलिए आप देखेंगे कि वहां पर सूफी साहित्य के माध्यम से ये चीजें निकल कर आईं। लेकिन जैसे समाज समृद्ध हो गया, संपन्न हो गया, तो ऐसे क्या होगा? जब आपकी जेब में पैसा आएगा तो आप राग रंग में डूबेंगे। जिसकी जेब में पैसा आता है बहुत कम लोग हैं जो परोपकार करते हो, सही मार्ग और सद्वृत्तियों पर चलते हो। तो जब जेब में पैसा आ जाता है, धन धान्य से परिपूर्ण हो जाते हैं, तब वो खुद कहीं ना कहीं आत्ममुग्धता के, आग्रहों के, लोभ के, मोद के, काम के, क्रोध के शिकार हो जाते हैं। तो हिंदी साहित्य का रीतिकाल लिखा जाता है। रीतिकाल में सारा वर्णन कहाँ है? नायक नायिका का भेद पर है। न राम है न कृष्ण है, बस किस नायिका का पैर कितना सुंदर, किसकी चाल कितनी सुंदर, किसके बाल कितने सुंदर, सारा का सारा साहित्य, सारा का सारा विश्लेषण किस पर टिक गया? इस पर टिक गया। और जब समाज इस प्रकार के राग रंगों में डूब जाएगा तो उसका पतन निश्चित है। इसलिए रीतिकाल के बाद भारतीय समाज का पतन होना लाजिमी ही था। उस कालखंड का साहित्य इस बात को ध्वनित करने लगा था कि अब यह समाज पतित हो ही जाएगा। परिणाम क्या हुआ? 18वीं शताब्दी का भारत आता है। जब आज भी हमको आपको कहीं सुनाई पड़ता है 18वीं शताब्दी का भारत, तो हमारे मन में अव्यवस्थापूर्ण सामाजिक व्यवस्था, कुरीतियाँ, टूटी हुई अर्थव्यवस्था, बिखरती अर्थव्यवस्था, त्रस्त अस्त व्यस्त जनजीवन, इसका चित्र दिखाई देता है। 18वीं शताब्दी का भारत अगर आपको जानना हो तो आप जरा भारतेंदु हरिश्चंद्र की भारत दुर्दशा पढ़िए। आप अच्छी तरीके से जान पाएंगे कि 18वीं शताब्दी का भारत क्या था और कैसा था। लेकिन फिर जब यह समाज भटक गया, जब यह समाज रसातल में पहुंचने को हो गया, तो इसके भीतर जोश भरने का, इसके भीतर साहस भरने का, क्योंकि भारतीय समाज की एक बड़ी विडंबना है कि यह अपनी ताकत को तब तक नहीं पहचान पाता है जब तक कोई आकर ये ना कहे कि का चुप साधे रहा बलवाना। तो यहाँ पर हनुमान जी को दरअसल अपनी बल बुद्धि याद दिलानी पड़ती है। जब आप याद दिलाएंगे तब वो बड़े से बड़ा काम कर जाएंगे। और ये याद दिलाने का काम कौन करेगा? तो हनुमान जी को उनकी बल बुद्धि याद दिलाने का काम कोई विवेकवान व्यक्ति ही किया। और आज जब समाज को याद दिलाने की जरूरत पड़ेगी तब कौन आएगा? तब भारतेंदु हरिश्चंद्र आएंगे, तब बालमुकुंद गुप्त आएंगे, बालकृष्ण भट्ट आएंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी आएंगे, रामचंद्र शुक्ल आएंगे, स्वामी विवेकानंद आएंगे, बुद्ध का साहित्य पर एक बार फिर से चर्चा शुरू होगी, तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आएंगे, तब जितने भी आपके स्वतंत्रता सेनानी थे वो सब कौन थे? सब के सब पत्रकारिता को अपनाने लगेंगे। क्यों अपनाने लगेंगे? लिखकर ही वह मूल्यों का निवेशन आपके समाज में कर सकते थे। तब मुंशी प्रेमचंद की सोजे वतन ही आपके मन में देशभक्ति की भावना भरेगी। तब बंकिम चंद्र चटर्जी के सन्यासी विद्रोह को पढ़कर ही, आनंद मठ से ही आप देश प्रेम की भावना को और उसके संकल्प को समझेंगे। तब वीडी सावरकर को अपनी बात पहुंचाने के लिए वो 1857 लिखना पड़ेगा, तब आप वो सारी बातें वहां पर समझ पाएंगे। तो इसलिए समाज को जगाने का, समाज को नींद से झकझोरने का, उसकी तंद्रा को तोड़ने का, उसको ऊर्जावान बनाने का, उसको पुनः अपनी शक्तियों को पहचान कर जो कुप्रवृत्तियां, जड़ताएं उनको आबद्ध कर ली हैं, उसको झिझोड़ कर खड़े होने का और दोबारा साहस से अपने पद चिन्हों पर चलने का, वो भावना कौन भरेगा? इसकी सीख कौन देगा? साहित्यकार ही देगा। तो इसलिए जब आप राग रंग में डूबे होंगे तब भी साहित्य आपके साथ खड़ा होगा, जब आप भक्ति में डूबे होंगे तब भी साहित्य खड़ा होगा, जब रसातल में होंगे तो वहां से निकाल कर भी आपको साहित्य ही लाएगा। तो इसलिए साहित्य व सूर्य के समान है। जिस कालखंड में साहित्य न लिखा जाए और जिस समाज का कोई साहित्य ना हो, जिस समाज में साहित्यकार ना हो, वो मृतप्राय है, निर्जीव है, उसका कभी कोई इतिहास नहीं होगा। इसीलिए देखिए, जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए तो एक कहावत भी कही जाती, हो सकता है कभी संघ लोक सेवा आयोग या कोई लोक सेवा आयोग आपको निबंध पूछ ले कि अगर किसी समाज को नष्ट करना है तो उसके साहित्य पर हमला बोलो। अगर किसी समाज को नष्ट करना है तो आप उसके साहित्य पर हमला बोलो। आप सोचिए
कि मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों जलाता है? भाई तुमको साम्राज्य चाहिए होता साम्राज्य ले लेते, जो कुछ चाहिए था वो ले लेते। पुस्तकालय जला देने से, और वो पुस्तकालय लोग कहते हैं महीनों तक जलता रहा, उससे धुआं निकलता रहा, इतनी किताबें थी। और भारतीय साहित्य का कई पांडुलिपियां, कई ग्रंथ उसमें जलकर नष्ट हो गए। ऐसे ग्रंथ अलबरूनी जैसा कोई बुद्धिमान आता, हुआनसांग जैसा कोई बुद्धिमान आता तो पढ़कर कुछ सीखता। और अगर कोई सनकी व्यक्ति आ जाए बख्तियार खलजी टाइप का, तो नालंदा विश्वविद्यालय को जलाएगा। अंग्रेजों ने क्या किया, हमारा साहित्य तोड़ मरोड़ कर हमारे सामने प्रस्तुत करके और ये साबित करने का प्रयास किया कि भारतीय सब बेवकूफ़ हैं, भारतीय सब केवल जुआरी मदारी का खेल जानते हैं, ये केवल सांप सपेरे और मदारी तक हैं। आपको याद होगा एक बार मोदी जी वो न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर चौक पर अमेरिका की यात्रा पर गए थे, तो उन्होंने एक बात कही थी, वो लाइनें कोट करने लायक है। उन्होंने कहा था कि भारत एक ऐसा देश है कि जिसके प्रति पश्चिम के लोगों की यह मनोवृत्ति थी कि भारत केवल सपेरों और मदारियों का देश है। तो आज भारत सपेरों में मदारियों का देश नहीं है। आज हम आप जब माउस पर खेलते हैं तो दुनिया नाचती है। यानी सॉफ्टवेयर को लेकर, कंप्यूटर को लेकर जो भारत की ताकत थी, प्रधानमंत्री ने पश्चिम की धरती पर खड़े होकर बड़े व्यंग्यपूर्ण शब्दों में उसी बात को कही थी। विवेकानंद, जब हिंदुत्व को यह बताया गया कि केवल बलि प्रथा का, सती प्रथा का, जौहर प्रथा का, जातीय आग्रह का, अस्पृश्यता का, छुआछूत का देश है, तब हिंदुत्व क्या है, इसको जाकर स्वामी विवेकानंद पश्चिम की धरती पर खड़े होकर वह कहते हैं, और वहीं से पुनर्जागरण का एक नया इतिहास पश्चिम समझ पाता है। राजा राम मोहन राय क्या करते हैं, वह वेदों की तरफ जाते हैं और लिखकर ये बताते हैं कि जो कुछ गलत बातें आप हम पर थोप रहे हैं वो हमारा हिस्सा नहीं थी, सच्चाई है, इसे समझो। स्वामी दयानंद सरस्वती वह वेदों का अनुशीलन करके, वेदों का परिशीलन करके सत्य को हमारे सामने लेकर आते हैं, उजागर करते हैं। तो ऐसे तमाम सारे उदाहरणों के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि साहित्य की दृष्टि क्या है, साहित्य का उद्देश्य क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आप समझ पाए होंगे कि साहित्य समाज का प्रदर्शक कैसे है, प्रतिबिंब कैसे है, दर्पण कैसे है, और किस ट्रैक पर आपको अपना लेखन कार्य करना है। लेकिन ये सब आप तब कर पाएंगे जब आप थोड़ा सा खुद के स्तर पर भी पढ़ाई लिखाई करते रहें। ठीक है, अगर आप ये सोचें कि रेडीमेड मटेरियल कहीं से मिल जाए और लिख कर हम साहब बन जाएं और उसके बाद 60 साल तक हम वेतन लें, गाड़ी और सरकारी अमला लेकर घूमते रहें, तो ये संभव नहीं होगा। ठीक है, पानी पीना है तो थोड़ा कुआं खोदना पड़ेगा। आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। दिन भर आप मोबाइल चलाते हैं तो उसी में थोड़ा सा गूगल पर डालिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी, निराला की कुछ कविताएं, प्रेमचंद का जीवन परिचय, तुलसी की कुछ लाइनें, कबीर की कुछ लाइनें, और बैठे बैठे वो भी पढ़ लीजिए। थोड़ी देर फेसबुक यूट्यूब नहीं सही तो वो सीख लेंगे तो 2-4 उदाहरण काम में आ जाएंगे, नंबर पा जाएंगे और नौकरी पा जाएंगे। फिर उसके बाद तो आनंद ही आनंद है। मिलते हैं, धन्यवाद।